हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका एन बी ई लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम इस वीडियो में कक्षा 11वीं के समाज शास्त्र के अध्याय 4 संस्कृति तथा समाजीकरण इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को जानेंगे, चैप्टर को समझेंगे और जो महत्वपूर्ण लाइनें जिससे एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर बन सकते हैं वो भी आपको मैं बार बार बताऊँगा। तो वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और जो साथी पहली बार जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि आपके जो फर्स्ट टर्म में सोशियोलॉजी में 4 चैप्टर आ रहे हैं। 3 चैप्टर की वीडियो ऑलरेडी अपलोड है। ये लास्ट चैप्टर जो फर्स्ट टर्म में आने वाला है, यानी दिसंबर के एग्जाम में, तो वीडियो को ध्यान से देखें। सामाजिकरण का मतलब आप समझ चुके होंगे, क्योंकि आपने वीडियो देखी है पहले वाली मेरी। अगर नहीं मिली आपको वीडियो तो प्लेलिस्ट में जाके 11 समाजशास्त्र लिखा होगा, उस पर क्लिक करेंगे। जितनी भी वीडियो होंगी समाजशास्त्र से वो आपको मिल जाएंगी। तो सामाजिकरण पता है कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति समाज में अंतक्रिया करते हैं तो वह प्रक्रिया सामाजिकरण कहलाती है। यानी समाज लोगों से मिलकर बनता है जो आपस में अंतक्रिया, अंतक्रिया का मतलब होता है एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। अब एक नया टॉपिक है संस्कृति, जिसको हम कल्चरल बोलते हैं। होती क्या है ये कल्चर? कल्चर मतलब होता है आपका रहन सहन, खान पान, पहनावा, बोलचाल, ठीक है, आपके पूजा पाठ की विधियाँ, सब कुछ संस्कृति में आ जाती हैं। जैसे कि अगर मान लो कोई बंगाल से व्यक्ति आपको मिलता है तो उसके हाव भाव, बात करने का तरीका, उसके त्यौहार मनाने के तरीके, ये सब आपको लगेगा कि हाँ ये बंगाली है। उसी प्रकार उत्तर प्रदेश से, पंजाब से, हरियाणा से, साउथ से कोई भी व्यक्ति आता है तो उसकी एक संस्कृति होती है, उसका एक खान पान, पहनावा, बोलचाल, रहन सहन, इन सबका ढंग होता है। ठीक है, तो संस्कृति और सामाजिकरण जो टॉपिक है बहुत ही आसान है। वीडियो को देख के ही आपको, जब वीडियो एंड होगी तो श्योर है कि आपको पूरा टॉपिक समझ में आ चुका होगा। पॉइंट वाइज पढ़ेंगे हम। पहले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, जिसको मैं कैप्चर कर रहा हूँ कि सामाजिक अंतक्रिया के द्वारा संस्कृति सीखी जाती है, इसका विकास होता है। यानी सामाजिक अंतक्रिया के द्वारा ही संस्कृति सीखी जा सकती है। कहने का मतलब है, अगर आप किसी भी संस्कृति को कैसे सीख सकते हैं, जब उन लोगों के संपर्क में आओगे। फॉर एग्जाम्पल, आप दिल्ली में पैदा हुए हो, ठीक है, लेकिन आपको 10 साल के लिए हरियाणा या पंजाब में रहना पड़ गया, तो वहाँ की बोलचाल, वहाँ का रहन सहन, वहाँ का खान पान सब सीख जाओगे। तो सामाजिक अंतक्रिया के द्वारा ही संस्कृति सीखी जा सकती है। ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है एमसीक्यू में कि संस्कृति कैसे सीखी जा सकती है, कि सामाजिक अंतक्रिया द्वारा सीखी जाती है तथा इसका विकास भी होता है। टायलर के अनुसार देखते हैं संस्कृति के बारे में क्या कहा इन्होंने। टॉयलर के अनुसार संस्कृति वह जटिल पूर्णता है जिसके अंतर्गत ज्ञान, विश्वास, कला, नीति, कानून, प्रथा, अन्य क्षमताएं व आदतें शामिल हैं। यानी कि इसमें ज्ञान भी हो सकता है, विश्वास, कला, नीति, कानून, प्रथा, अन्य क्षमताएं, आदतें, ये सब संस्कृति के पार्ट हैं जिन्हें मनुष्य समाज के सदस्य के रूप में ग्रहण करता है। यानी इंसान समाज में रहता है और समाज में ज्ञान, विश्वास, कला, नीति, कानून, प्रथा, ये सब सीखता है। इसे ही संस्कृति कहते हैं, टॉयलर ने कहा जो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि संस्कृति से आप क्या क्या समझे हो अब तक। तो पहला पॉइंट है, सोचने, अनुभव करने और विश्वास करने का तरीका है संस्कृति। बिल्कुल, लोगों के जीवन जीने का एक महत्वपूर्ण संपूर्ण तरीका है संस्कृति। ठीक है, व्यवहार का सारांश है संस्कृति, सीखा हुआ व्यवहार है संस्कृति, सीखी हुई चीज़ों का भंडार है। देखो, संस्कृति आप समझ गए होंगे कि आप जो एक आपकी अपनी एक शैली होती है रहने की, खाने पीने की, बोलने की, पूजा पाठ करने की, वो हर दूसरे व्यक्ति से अलग होगी, दूसरे स्टेट के व्यक्ति से अलग होगी। तो इसे कहते हैं संस्कृति। कहते हैं हिंदू संस्कृति, मुस्लिम संस्कृति, ईसाई संस्कृति। तो संस्कृति समाज में बढ़ती है, समाज में विकसित होती है, समाज में एक दूसरे के द्वारा अपनाई या त्यागी जाती है। तो सोचने, अनुभव करने, विश्वास करने का तरीका ही संस्कृति है। लोगों के जीवन जीने का तरीका भी संस्कृति है। आप भाई सुबह उठते हो, माता पिता को प्रणाम करते हो, पूजा पाठ करते हो, ठीक है, आप किसी और जगह जाते हो, हाथ धो के खाना खाते हो, भाई आप टिश्यू यूज़ नहीं करते, आप रुमाल यूज़ करते हो, संस्कृति ही तो है। ठीक है, छठा पॉइंट पढ़ते हैं, सामाजिक धरोहर है जो कि व्यक्ति अपने समूह से प्राप्त करता है। संस्कृति एक सामाजिक धरोहर है, समाज की धरोहर है जो कि व्यक्ति अपने समूह से प्राप्त करता है। बार बार घट रही समस्याओं के लिए मानवकृत दिशाओं का एक समुच्चय है। जो घटनाएं घट रही हैं, जैसे अब संस्कृति होगी गाड़ी रखना,
जिसके कारण आपके विद्यालय बंद हो जाते हैं प्रदूषण से। क्यों होते हैं भाई? संस्कृति। आजकल भी गाड़ी रखोगे तो अमीर कहलाओगे, नहीं रखोगे तो गरीब कहलाओगे। तो हर बंदा गाड़ी लेना चाहता है, फिर गाड़ी में पेट्रोल डीजल जलेगा तो प्रदूषण होगा। तो ये संस्कृति ही है। व्यवहार के मानकीय जो कि स्टैंडर्ड रूल्स होते हैं वो सब संस्कृति के व्यवहार है। ठीक है, तो इन सब बातों से आपको संस्कृति का मतलब तो आ गया होगा कि संस्कृति हर व्यक्ति के जीने के कला है, उसके खाने पीने, रहने, पूजा पाठ करने, व्यवहार करने। ठीक है, सब कुछ क्या संस्कृति का ही पार्ट है। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। ये वाला पॉइंट कि जीवन तथा संस्कृति के विविध परिवेश का उद्गम विभिन्न व्यवस्था के कारण है। तो ये जो जीवन और संस्कृति के जो अलग अलग पन है, विविध परिवेश है, इसका उद्गम क्या है? विभिन्न व्यवस्था कारण। अगर अलग अलग व्यवस्था होगी तो अलग अलग संस्कृति होगी यहाँ पे। ठीक है, अगला पॉइंट है आधुनिक विज्ञान तथा तकनीक तक पहुँच होने से, आधुनिक विज्ञान तथा तकनीक तक पहुँच होने से आधुनिक संस्कृति द्वीपों में रहने जाने वाली जनजातियों की संस्कृति सबसे बेहतर नहीं हो जाती। यानी कहा गया है कि आधुनिक विज्ञान और तकनीक द्वारा जो हम नई साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फ़ोन हो गया, आप हर चीज़ नई वाली यूज़ कर रहे हो, तो आधुनिक विज्ञान व तथा तकनीक तक पहुंच होने से यानी आधुनिक संस्कृति द्वीपों में रहने वाली जनजातियों की संस्कृति सबसे बेहतर नहीं हो जाती। हमारी पुरानी संस्कृति बेहतर होती है। अगर हम दिवाली को पटाखे बहुत भयंकर पटाखों से मना रहे हैं तो क्या वो संस्कृति अच्छी है? नहीं, वो प्रदूषण का कारण बनती है। पुरानी संस्कृति क्या थी? उस दिन मिठाई बांटना, नए कपड़े पहनना, घर को सजाना, तो ये संस्कृति ज़्यादा अच्छी है कि वो बम फोड़ना। तो वही लिखा है कि आधुनिक विज्ञान तकनीक तक पहुंच होने से आधुनिक सांस्कृतिक द्वीपों में रहने वाली जनजातियों की संस्कृति बेहतर नहीं हो जाती। संस्कृति के कुछ पक्ष हैं, कितने हैं? 3 पक्ष लिखे हुए यहाँ पे, पढ़ेंगे हम। संज्ञानात्मक पक्ष, मानकीय पक्ष और भौतिक पक्ष। आपको समझाता हूँ क्या है ये। तो संस्कृति का संज्ञानात्मक पक्ष होता है ज्ञान से। ज्ञान मतलब नॉलेज। जो ये संज्ञानात्मक का मतलब होता है वो होता है नॉलेज का। ठीक है, नॉलेज को हिंदी में संज्ञानात्मक कहते हैं। और मानकीय मतलब स्टैंडर्ड, जिससे कोई स्टैंडर्ड रूल्स वगैरह। और भौतिक मतलब जो दिखते हैं फिजिकल। ठीक है, तो ये संस्कृति के क्या आयाम है। आगे बढ़ते हैं। संस्कृति का संज्ञानात्मक पक्ष। संज्ञानात्मक का संबंध समझ से है। संज्ञानात्मक का संबंध किससे? समझ से। अपने वातावरण से प्राप्त होने वाली सूचना का हम कैसे उपयोग करते हैं, वह संज्ञानात्मक। यानी जो वातावरण में कुछ भी हो उसकी जो सूचना हम एकत्र करते हैं वो सब कुछ किस में आता है? संज्ञानात्मक पक्ष में आता है। ठीक है, संस्कृति का संज्ञानात्मक पक्ष होता है कि हमारी समझ, हम वातावरण से क्या कुछ सूचना ग्रहण कर रहे हैं। मानकीय पक्ष क्या होता है? मानकीय पक्ष जो बहुत सालों चली आ रही है, स्टैंडर्ड रूल्स, कि भाई अगर मुस्लिम हो तो नमाज़ पढ़ना है, हिंदू हो तो पूजा करना है, ईसाई हो तो चर्च में जाना है, सिख हो तो गुरुद्वारे में जाना है। तो क्या है ये मानकीय पक्ष है। मानकीय पक्ष में लोक रीतियाँ, लोक आचार प्रथाएँ, लोक रीतियाँ लोगों की रीति रिवाज, लोगों के आचार विचार, प्रथाएँ, परिपाटी या कानून शामिल है। ये मूल्य या नियम है जो विभिन्न संदर्भों में सामाजिक व्यवहार को दिशा निर्देश देते हैं। सभी सामाजिक मानकों के साथ स्वीकृतियाँ होती हैं। यानी कि मानकीय पक्ष में होता है जो मूल्य व नियम पहले से चले आ रहे हैं, उन्हें हम बोलते हैं मानकीय पक्ष। जो नियम व रूल्स, कानून, जो हम मान्यताएं पहले से चली आ रही हैं वो क्या है? जैसे यज्ञ करना, शादी में या हवन करना, ये सब क्या है? मानकीय पक्ष हैं। ज्ञानात्मक समझ है, मानकीय आपकी प्रथाएं हैं। और भौतिक क्या है? तीसरा वाला कि भौतिक पक्ष है औजारों, तकनीकों, भवनों, यातायात के साधनों के साथ। ठीक है, यातायात के साधनों के साथ, उत्पादन संप्रेषण के उपकरणों से। जैसे इसका बहुत आसान तरीका है, मुस्लिम लोग मोस्टली कुर्ता पहनते हैं, ठीक है, और सर पर टोपी रखते हैं। हिंदू लोग मोस्टली साड़ी पहनती हैं लेडीज़, और जेंट्स कुर्ता पजामा पहनते हैं, कई बार नहीं पहनते, पर लेडीज़ साड़ियाँ पहनती है। मुस्लिम लेडीज़ बुर्का पहनती हैं, सिख लेडीज सर पे कपड़ा रखती हैं। ठीक है, ईसाई गाउन्स वगैरह पहनती हैं। तो ये क्या है? भौतिक पक्ष, यानी औजारों से उनके जो काम करने के तरीके होते हैं, रहने के तरीके, घर की बनावट, वो भी सब अलग होती है। तो औजार, तकनीकों, भवनों या यातायात के साधनों के साथ साथ भौतिक पक्ष का पता चलता है। ठीक है, यानी जो दिखता है, जो हमें दिखता है कि भाई इन्होंने ये औजार पहन रखे हैं, इन्होंने ये
चीज़ें पहन रखी है गोल्ड की, सिल्वर की, क्या है, भौतिक पक्ष है। समझ पहला वाला, जो मूल्य दूसरा वाला, और जो दिखता है वो तीसरा, भौतिक पक्ष। तो भौतिक पक्ष में औजार, तकनीक, भवन, यातायात के साधन भी आते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि जो विभिन्न संस्कृति के लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है, चाहे घर बनाने का तरीका हो, चाहे काम करने का तरीका हो, चाहे रहने का तरीका, वो भौतिक पक्ष में आ गए। संस्कृत के 3 आयाम पढ़ लिए हमने, 2 मुख्य पढ़ेंगे, भौतिक और अभौतिक। मोस्टली पढ़ना है भौतिक अभौतिक। भौतिक आयाम उत्पादन बढ़ाने और जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए महत्वपूर्ण है। यानी भौतिक आयाम संस्कृति क्या है, उत्पादन, प्रोडक्शन बढ़ाने और जीवन स्तर को ऊपर उठाने। फॉर एग्जाम्पल बर्गर का ले लेते हैं। बन से हम चाय से बन खाया करते थे, अब बर्गर से आता है, उसमें म्यूनीस होता है, उसमें सॉस होती है, तो ये अलग हो गया है। तो भौतिक आयाम उत्पादन बढ़ाने और जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए महत्वपूर्ण है। उदाहरण के रूप में औजार, तकनीक, यंत्र, भवन, यातायात के साधन। अभौतिक में आता है, जो 2 स्टार्टिंग के थे वो अभौतिक में आते हैं, यानी प्रथाएं। प्रथाएं अभौतिक, जो दिखती नहीं है, आपकी मान्यता है। भाई हम देख नहीं सकते कि हाँ भाई ये क्या करता है। अगर 2 व्यक्ति हो, हिंदू मुस्लिम दोनों ने शेव करवा रखे, उन्होंने सेम कपड़े पहन रखे, तो हम पता नहीं लग पाएंगे हिंदू है कि मुस्लिम है। क्यों? क्योंकि ये हो गया अभौतिक, ये दिख नहीं रहा हमें। लेकिन उसके काम करने के तरीके, उसके बैठने के बोलचाल के तरीके, उसके रहने के तरीके से हम समझ जाएंगे कि हाँ ये किस जाति का है, किस धर्म का है। तो भौतिक में होता है कि उत्पादन बढ़ाने और जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, और अभौतिक प्रथाएं होती हैं। प्रथाओं को अभौतिक में शामिल किया जाता है, ठीक है। संस्कृति के एकीकृत कार्यों हेतु भौतिक और अभौतिक आयाम को, यानी संस्कृति में भौतिक और अभौतिक आयाम दोनों मिलकर ही संस्कृति को बढ़ावा देते हैं। अब समझ में आ रहा हो कि संस्कृति क्या है, समाजीकरण क्या है, कि समाज में ही संस्कृति पनपती है। समाज नहीं होगा, संस्कृति होगी नहीं, ठीक है। अब इनमें अंतर पढ़ लेते हैं। सांस्कृतिक पिछड़ापन क्या होता है? बेटा कुछ लोग अपने मूल्य को नहीं बदलते, जैसे कि पुराने जमाने के कट्टरवादी लोग नहीं बदलते। भौतिक आयाम तेजी से बदलते रहते हैं, तो मूल्य और मानकों में भी दृष्टि से अभौतिक पक्ष पिछड़ सकते हैं। इसे संस्कृति के पिछड़ने की स्थिति, यानी कि जब भौतिक आयाम तेजी से बढ़ेंगे, यानी औजार, तकनीक, यंत्र, भवन, ये आपका रहन सहन, खान पान, रहन सहन स्टाइल सब बड़े मतलब चेंज होगा टाइम टाइम, तो आपकी जो संस्कृति है वो पिछड़ जाते हो। जैसे दिवाली पर नए कपड़े पहन के आपको पूजा पाठ, या ईद पे नए कपड़े पहन के आपको गले लगना है या ईश्वर की इबादत करनी है, ये सब क्या है? ये सब पुरानी संस्कृति है, जो अब धीरे धीरे मॉडर्न व्हाट्सएप पे हेलो हाय, गुड मॉर्निंग, ईद, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, ये सब हमारा इजली हो जाता है, ठीक है। तो ये होता है सांस्कृतिक पिछड़ापन। जब भौतिक आयाम तेजी से बढ़ते हैं तो सांस्कृतिक पिछड़ापन आता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब इनमें अंतर पढ़ते हैं बेटा, ठीक है। पहला देखते हैं, भौतिक संस्कृति मूर्त होती है, जिसे हम देख सकते हैं। भौतिक मतलब फिजिकल, जिसे हम देख सकते हैं, जैसे किताब, पेन, कुर्सी। अभौतिक संस्कृति अमूर्त होती है, जिसे हम देख व छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। विचार, आदर्श। तो भौतिक जो दिखती है, अभौतिक जो नहीं दिखती। भौतिक संस्कृति को हम गुणात्मक रूप से माप सकते हैं। गुणात्मक रूप से मतलब कि उसमें कितनी धन दौलत है, कितने उसमें चीज़ें हैं, क्या क्या उसमें धन, मतलब क्या क्या चीज़ें और वो खरीद रहा है, ये क्या है, इसको हम गुणात्मक रूप से माप सकते हैं। इसको नहीं माप सकते कि वो कितना पूजा पाठ करता है, कितना वो है, नहीं माप सकते। भौतिक संस्कृति में परिवर्तन तेजी से आते हैं, अभौतिक में धीरे धीरे। भौतिक में कैसे, अब नया स्मार्टफोन आ गया सैमसंग का फोल्ड वाला, तो लोग उसको लेके अपने आप को दिखाएंगे, मैं मॉडर्न हूँ भाई, ये हो गया भौतिक। लेकिन जैसे पूजा पाठ, अभी हाथ जोड़ के नमस्कार कर दो, धीरे धीरे हाथ मिलाते फिर हेलो करते, तो बहुत नए टाइम आएगा जब आप किसी और तरीके से अभिवादन करोगे। भौतिक संस्कृति, चौथा पॉइंट है, भौतिक संस्कृति किसी नई चीज़ का आविष्कार होता है, तो इसका लाभ कोई भी व्यक्ति या समाज उठा सकता है। अभौतिक संस्कृति के तत्वों का लाभ सिर्फ उसी समाज के व्यक्ति उठा सकते हैं जिस समाज में उन्होंने चेंज, जैसे कि मान लो अब जो विवाह होते हैं वो इंटरकास्ट हट गई हैं, अब हम किसी भी जाति में विवाह कर सकते हैं। तो क्या है ये अभौतिक में आ गया कि अगर जो ये कास्ट के लोग मानते हैं वो आराम से कहीं भी संबंध बना सकते हैं। तो अभौतिक में सिर्फ उसी समाज के लोग फ़ायदा उठाएंगे, जबकि भौतिक में जो कोई नई चीज़ इन्वेंट हुई है सब, अब सैमसंग का फ़ोन कोई भी ले सकता है, इसके आप ऐसा हो। भौतिक संस्कृति के तत्व आकर्षक होते हैं, इसलिए हम आसानी से स्वीकार कर लेते हैं। अभौतिक के आकर्षक नहीं होते, इसलिए हम स्वीकार नहीं करते। अब जैसे हेलो हाय करना बहुत जल्दी सीख गए हम, हेलो हाय, व्हाट्सअप ब्रो, ये सब ईजिली। लेकिन नमस्ते, नमस्कार, प्रणाम, ये सब थोड़ा टाइम लगता है।
तो वही बात है, भौतिक होता है जिसको हम जल्दी सीख जाते हैं, जिसमें आपके ये सारे आएंगे औजार, तकनीक, भवन, यातायात, यानी जो नई टेक्नोलॉजी आती है वो भौतिक में आएगा, जो पुरानी प्रथाएं हैं वो अभौतिक में आता है। ठीक है, सब कुछ न्यू आएगा भौतिक में, पुराना आएगा अभौतिक में, ये सब। ठीक है, वीडियो अगर समझ में आ रही है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें। इस वीडियो में आपको चैप्टर अच्छी तरह समझ में आ रहा है और पूरा आएगा भी। कानून व प्रतिमान, कानून होते हैं रूल्स, प्रतिमान मतलब जो हम वो करते हैं कि भाई ये आपको मानना है। प्रतिमान और कानून में थोड़ा अंतर है। प्रतिमान को मानदंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मानदंड, यानी कि जो स्टैंडर्ड है, इसे बोलते हैं स्टैंडर्ड। मानदंड को स्टैंडर्ड बोलते हैं, कानून को रूल्स बोलते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं, समझ जाएंगे इस अंतर से। मानदंड अस्पष्ट नियम है, जबकि कानून स्पष्ट नियम है। मानदंड होता है जो आपकी सोच होती है, आपका एटीट्यूड, वो मानदंड में आ जाएगा। कानून सरकार द्वारा नियम के रूप में परिभाषित किए जाते हैं और औपचारिक स्वीकृति मिलती है। कानून वो होता है जिसको अगर नहीं फॉलो करोगे तो आपको सज़ा मिलेगी। मानदंड आप खुद निश्चित करते हो कि मुझे 6 बजे उठना चाहिए, मुझे पढ़ना चाहिए, मुझे वहाँ जाना चाहिए, मानदंड है। कानून पूरे समाज पर लागू होते हैं, कानूनों का उल्लंघन करने पर सज़ा हो सकती है। कानून सार्वभौमिक होते हैं, यानी सबके द्वारा स्वीकार किए जाते हैं, जबकि मानक की परिस्थिति के अनुसार। जैसे आपने मानदंड, प्रतिमान बना लिया कि मैं झूठ नहीं बोलूँगा कभी, ये प्रतिमान है कि झूठ नहीं बोलूँगा, लेकिन कभी कंडीशन ऐसी बहुत कठिन आ जाती है कि आपको झूठ बोलना पड़ता है। ठीक है, आपको कुछ छुपाना पड़ता है। तो मानदंड यानी प्रतिमान आप समय अनुसार बदल भी सकते हो, लेकिन कानून कभी नहीं बदलते। ठीक है, तो कानून मानदंड में अंतर आ गया आपको। प्रतिमान को मानदंड बोलते हैं, जो आप निर्धारित करते हो और उसको आप फॉलो कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड रहता है। तो आपको समझ में आ रहा है कि मानदंड यानी प्रतिमान जो आदर्श होते हैं, इनको आदर्श भी कह सकते हैं, आदर्श जो आप समय अनुसार बदल सकते हैं, जबकि कानून आप तोड़ोगे सज़ा मिलेगी। ठीक है, अब एक और चीज़ महत्वपूर्ण पॉइंट की पहचान। पहचान आपको विरासत से नहीं मिलती, अपितु यह व्यक्ति और समाज को इनके दूसरे व्यक्तियों के साथ प्राप्त होती है। आप भाई इंडियन हो, ठीक है, आपको कैसे पता चला कि आप इंडियन हो? क्योंकि आप एक ऐसे देश में पैदा हुए हो जहाँ पे सभी लोग इंडियन कहलाते हैं, वो भौगोलिक एकता कारण होता है। तो पहचान विरासत में नहीं मिलती, आपको पहचान बनानी पड़ती है। व्यक्ति और समाज एक दूसरे से जब अंतक्रिया करते हैं, उनसे पहचान मिलती है। जैसे आप शर्मा जी, वर्मा जी, कुमार जी, ये क्यों कहते हैं? क्योंकि लोग आपको बुलाते हैं। आप खुद को तो नहीं बोलेगा मैं शर्मा जी हूँ, शर्मा जी हूँ, शर्मा जी हूँ, मैं कुमार जी हूँ, कुमार जी। तो क्या है? तो पहचान विरासत में नहीं मिलती। ये क्वेश्चन आएगा कि क्या चीज़ विरासत में नहीं मिलती? पहचान विरासत में नहीं मिलती, अपितु ये व्यक्ति तथा समाज को इनके दूसरे व्यक्तियों के साथ संबंधों से प्राप्त होती है, कि आप इसके बेटे हो। ठीक है, ये सब। आधुनिक समाज में प्रत्येक व्यक्ति बहुत सारी भूमिकाएं अदा करता है। वो किसी का पिता होता है, किसी का भाई होता है, या जैसे महिला के बारे में बात करने, किसी की बेटी, किसी की पुत्री, किसी की पत्नी, किसी की माँ, किसी की दादी। तो आधुनिक समाज में प्रत्येक व्यक्ति की बहुत सारी भूमिकाएं होती हैं। अगला पॉइंट है, किसी भी संस्कृति की अनेक उप संस्कृतियां हो सकती हैं। सांस्कृतिक उप संस्कृतियां, वो क्या होता है? जैसे आप किसी एक धर्म को मानते हो, ये आपकी संस्कृति होगी, लेकिन उस धर्म में भी कोई शिव को, कोई विष्णु को, मतलब उस धर्म में भी कई भागों में बटे हुए हैं। तो किसी भी संस्कृति की अनेक उप संस्कृतियाँ हो सकती हैं। जैसे सम्राट और कामगार वर्ग के युवा, यानी जैसे कि कुछ कर्मचारी, कुछ कर्मनिष्ठ, कुछ चोर, ये सब। उप संस्कृतियों की पहचान कैसे होती है? शैली, रुचि और संघ से, ग्रुप से होती है, उनके स्टाइल से होती है, उनकी इंटरेस्ट से होती है। तो उप संस्कृतियों की पहचान शैली, रुचि और संघ से होती है। ठीक है, एक क्वेश्चन जरूर आएगा, निर्जातीयता में। निर्जातीयता क्या होता है? कि किसी भी जाति को तवज्जो नहीं देगा, बल्कि सभी जातियों को बराबर का सम्मान। यानी निर्जातीय से आशय है अपने सांस्कृतिक मूल्यों का अन्य संस्कृतियों लोगों के व्यवहार, आस्थाओं का मूल्यांकन करने के लिए प्रयोग करने से। जब संस्कृतियां एक दूसरे के संपर्क में आती है तो निर्जातीयता की उत्पत्ति होती है। जातीयता होता है कि एक ही जाति के लोग, निर्जातीयता होता है कि किसी भी जाति के लोग आ सकते हैं। तो इसने बहुत ही आसान लाइन में एक वर्ड कहा कि जब संस्कृतियां एक दूसरे के संपर्क में आती हैं, तभी निर्जातीयता की उत्पत्ति होती है।
जब संस्कृतियां एक दूसरे के संपर्क में आती हैं तभी क्या होता है, निर्जातीयता की उत्पत्ति होती है। इन निर्जातीयता का आशय है एक संस्कृति का दूसरी संस्कृति से आत्म संबंध। ठीक है। निर्जातीयता विश्व बंधुता के विपरीत है, जो कि संस्कृतियों को उनके अंतर के कारण महत्व देती है। यानी निर्जातीयता क्या है, विश्व बंधुता का मतलब है कि हर संस्कृति का अलग होती है, लेकिन आजकल एक संस्कृति का व्यक्ति दूसरी संस्कृति के व्यक्ति संबंध रखता है, तो ये निर्जातीयता बहुत बढ़ रही है। विश्व बंधुता पर्यवेक्षण अन्य व्यक्तियों के मूल्यों आस्थाओं का मूल्यांकन अपने आस्थाओं के अनुसार नहीं करता। विश्व बंधुता का मतलब होता है कि एक ही संस्कृति को बनाए रखना। विश्व में एक संस्कृति होगी तो उस कंट्री को हम उसी संस्कृति के रूप से जानेंगे। एक आधुनिक समाज सांस्कृतिक विभिन्नता का प्रशंसक होता है। यानी आजकल जो समाज है वो क्या है, विभिन्न विभिन्न प्रकार की संस्कृति पाई जाती है, तो आधुनिक समाज सांस्कृतिक विभिन्नता का प्रशंसक होता है। पॉइंट नंबर 2, एक विश्वव्यापी पर्यवेक्षण प्रत्येक व्यक्ति को अपनी सांस्कृतिक प्रभावों द्वारा सशक्त करने की, यानी एक जो ऑब्जर्वर होता है वो, यानी सिंपल सी बात है कि संस्कृति में विभिन्नता ही एकता का प्रतीक है। सांस्कृतिक परिवर्तन के बारे में नया टॉपिक है, सांस्कृतिक परिवर्तन। यह वह तरीका है जिसके द्वारा समाज अपनी संस्कृति के प्रतिमानों को बदलता है, यानी आदर्शों को बदलता है, मानदंडों को बदलता है। तो सांस्कृतिक परिवर्तन क्या है, यह तरीका जिसके द्वारा समाज अपनी संस्कृति के प्रतिमानों को बदलता है। जैसे कि मान लो पहले लोग बिना नहाए खाना नहीं खाते थे, पाप समझा जाता था, लेकिन आज चाय ब्रेकफास्ट करके नहा के कुल्ला करके बाद में कुछ भी कर लो। तो ये है कि जब वह तरीका जिसके द्वारा समाज अपनी संस्कृति के प्रतिमानों को बदलता है, चेंज लाता है। सामाजिक परिवर्तन आंतरिक और बाहरी। जो समाज का परिवर्तन हो सकता है वो आंतरिक यानी बाहर से दिखावे वाला या अंदर से रियल में। देखते हैं आंतरिक क्या है, कृषि या खेती करने की नई तकनीक। एक बंदा खेती करता है वो नई तकनीक से करता है तो आंतरिक है। बाहरी क्या है कि हस्तक्षेप जीत या उपनिवेशीकरण के रूप में हो सकता है। अच्छा, जो सांस्कृतिक परिवर्तन होते हैं बेटा वो दो तरह के होते हैं। आंतरिक यानी कोई कंट्री अपने आप कर रही है, बाहरी जो दूसरी कंट्री करवा रही है। जैसे इंग्लैंड ने हम पे कब्जा किया, उपनिवेशकरण किया, तो वो जो चेंज देके गए कि चाय पियो, कॉफ़ी पियो, ठीक है, जीन्स पहनो, टी शर्ट पहनो, ये इंग्लैंड देके गए हैं, तो ये बाहरी हस्तक्षेप हो गया। और आंतरिक हमने जो नया अपने आप विकास किया, खेती करने के तरीके, कुछ नए इन्वेंशन, तो वो अपना है। तो सांस्कृतिक परिवर्तन दो प्रकार का होता है, आंतरिक और बाहरी। आंतरिक जिसमें लोग स्वयं करते हैं, बाहरी जो दूसरे लोग आकर हम पर थोपते हैं। ठीक है। प्राकृतिक परिवर्तन में प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन अन्य संस्कृतियों संपर्क अनुकूलन की प्रक्रियाओं द्वारा हो सकता है। अच्छा, प्राकृतिक वातावरण परिवर्तन कब होता है, जब अन्य संस्कृतियों के संपर्क में हम आते हैं और अनुकूलन की प्रक्रियाओं द्वारा सांस्कृतिक परिवर्तन हो जाता है। जैसे कश्मीर के लोग दिल्ली में आ गए तो कश्मीर के लोग दिल्ली के अनुसार अपने आप को एडजस्ट करेंगे, या दिल्ली के लोग कश्मीर चले गए तो यहाँ के लोग उसके अनुसार अपने आप को एडजस्ट करेंगे। यानी प्राकृतिक वातावरण में जो परिवर्तन होता है और फिर अन्य संस्कृतियों संपर्क में आने में जो परिवर्तन होता है उसे हम सांस्कृतिक परिवर्तन कह सकते हैं। ठीक है। जैसे पहले गांव में लोग दुकानें इतनी नहीं खास थी, सब कुछ ऑफलाइन मिला करता था, अब गांव में भी आप पेटीएम फ़ोन पे चला सकते हो। अगला है क्रांतिकारी परिवर्तनों की शुरुआत। तो क्रांतिकारी परिवर्तनों की शुरुआत राजनीतिक हस्तक्षेप के तकनीकी खोज और परिस्थिति रूपांतरण के कारण हो सकती है। जो क्रांतिकारी परिवर्तन हुए यानी ऐसे परिवर्तन जिसने पूरी दुनिया को बदल दिया, फ्रांस की क्रांति, इलेक्ट्रॉनिक मुद्रण, इंटरनेट, ये सब क्या है क्रांतिकारी। क्रांतिकारी परिवर्तन वह होते हैं जिसने सभी देशों को प्रभावित किया। जैसे फ्रांस की क्रांति के बाद ही इंडिया भी आज़ाद हुआ, बाद अन्य देश भी आज़ाद हुए। प्रचार तंत्र, इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंटिंग, पैसा, ये सब कुछ क्या है, ये क्रांतिकारी परिवर्तन है। और प्राकृतिक परिवर्तन क्या होते हैं, जब कोई अदर कंट्री आके यहाँ पे एडजस्ट करती है, हम उसके अनुसार व्यवहार करते हैं, वो प्राकृतिक हो गया। अगला पॉइंट समाजीकरण। समाजीकरण वह प्रक्रिया जिसके द्वारा समाज का मेंबर बनना सीखते हैं। ठीक है, मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि जब दो से अधिक व्यक्ति समाज में अंतक्रिया करते हैं तो समाजीकरण शुरू होता है। यह जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है समाजीकरण। अब भाई इंसान अकेला तो रह नहीं सकता, समाज में पैदा होता है, समाज में इसकी मृत्यु होती है, तो जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है समाजीकरण। प्रारंभिक और द्वितीय समाजीकरण ये पढ़ लेंगे बेटा, ये क्वेश्चन भी आएंगे कि प्राथमिक और द्वितीय क्या है।
तो प्राथमिक या प्रारंभिक समाजीकरण का अर्थ है बच्चे का प्रारंभिक समाजीकरण उसके शिशुकाल अथवा बचपन से शुरू होता है। और कहाँ पे शुरू होता है? परिवार में। तो मनुष्य का पहला समाजीकरण होता है परिवार में। परिवार समाजीकरण की पहली इकाई है। फर्स्ट यूनिट क्या है? परिवार। ये बच्चों याद रखना, एक क्वेश्चन आएगा कि समाजीकरण की पहली इकाई क्या है? परिवार। बच्चे का प्राथमिक समाजीकरण उसके शिशुकाल तथा बचपन में शुरू होता है। ये बच्चे का सबसे महत्वपूर्ण निर्णायक स्तर होता है। बच्चा अपने बचपन में इसी स्तर पर मूलभूत व्यवहार सीख जाता है। यानी कहते हैं ना कि आपने माँ बाप से क्या सीखा, जिसके माँ बाप शुरू से उसको नमस्कार करना, प्रणाम करना, ये सब सिखा देंगे तो क्या होगा? तो समाजीकरण बचपन का बच्चों का बचपन में परिवार से होता है। द्वितीय समाजीकरण बचपन की अंतिम अवस्था से शुरू होकर जीवन में परिपक्वता, जब बच्चा बड़ा होता है तो अडल्ट होने तक द्वितीय समाजीकरण होता है, वो मित्रों से होता है। समाजीकरण के प्रमुख अभिकरण है, ये जरूर आएगा। परिवार पहला है, फिर मित्र हो गए, थर्ड पे विद्यालय, फिर टेक्नोलॉजी, फिर अन्य समाजीकरण अभिकरण। तो ये समाजीकरण के प्रमुख अभिकरण है, यानी स्टेप्स है। ठीक है, परिवार पहले नंबर पे आएगा, फिर मित्र, समकक्ष, क्रीड़ा समूह यानी खेल का समूह, विद्यालय, जन माध्यम, अन्य सामाजिक अभिकरण। समाजीकरण की प्रक्रिया एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें अनेक संस्थाओं का योगदान होता है, यानी समाजीकरण में अनेक संस्थाओं का योगदान होता है। परिवार सबसे पहली संस्था है। तो समाजीकरण के प्रमुख अभिकरण यानी कि संस्थाएं कौन से? परिवार। समाजीकरण करने वाली पहली संस्था कौन है? परिवार। बच्चा पहले परिवार में जन्म लेता है और इस रूप में वह परिवार की सदस्यता ग्रहण करता है। तो परिवार के बिना बच्चा अनाथ कहलाता है, यानी समाजीकरण का पहला स्टेप है परिवार। दूसरा है समकक्ष, सेम एज के मित्र समूह। ये सब बच्चों के मित्र, उनके साथ खेले जाने वाले भी एक समूह होते हैं। ये भी प्राथमिक समूह में होते हैं लेकिन सेकंड नंबर पे आते हैं। इस कारण बच्चों के समाजीकरण में इस प्रक्रिया का अत्यंत प्रभावशाली स्थान होता है। तीसरा, विद्यालय एक औपचारिक संगठन है। विद्यालय क्या? औपचारिक संगठन है। जन माध्यम में आपका वही न्यूज़, नेट, फोन, ये सब आ गया है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है ना। अन्य समाजीकरण में जैसे धर्म, जाति, वर्ग, ये सब अन्य में आएगा। ठीक है, समाजीकरण के स्टेप है परिवार, दोस्त, विद्यालय, जन माध्यम और अन्य सामाजिक अभिकरण। क्या क्या हो गए? जैसे धर्म, सामाजिक, जो आप किसी और से सीखते हो, जैसे कोई हिंदू मुस्लिम दो बेस्ट फ्रेंड है तो वो उसके धर्म का सीख लेगा, वो उसके धर्म का सीख लेगा। और वृहत परंपरा, ये भी क्वेश्चन आता है कि वृहत परंपरा किसने कहा था? रॉबर्ट रेडफील्ड ने। रॉबर्ट रेडफील्ड के अनुसार वृहत परंपरा से अभिप्राय है उच्च बौद्धिक प्रयास से, जिनका जन्म बाहर से होता है और इनका सृजन चेतन रूप में विद्यालय देवालय में होता है। यानी बहुत बड़ी परंपरा। वृहत परंपरा क्या होती है कि ये हम कहीं दूसरी जगह पर जाकर सीखते हैं। वह परंपरा जो हम खुद नहीं सीखते हैं, हम दूसरी जगह जाकर सीखते हैं, यानी बौद्धिक, बहुत दिमाग से, बहुत याद करके या कुछ करके सीखना पड़ता है, उसे बोलते हैं बृहत परंपरा। रॉबर्ट रेडफील्ड के अनुसार बृहत परंपरा क्या है कि उच्च बौद्धिक प्रयास, जिनका जन्म बाहर से होता है, यानी बाहर से हम सीखते हैं। लघु परंपरा, मानसिक प्रभाव जिनका उद्गम अपने आप होता है, जैसे मम्मी जो पूजा करते हम भी करेंगे, वो क्या है? लघु परंपरा। लघु परंपरा को स्थानीय संस्कृति भी कहा जाता है। और एक चैप्टर एंड होता है। अब इसके शब्द को, जो मेन वर्ड आए वो सुन लो बेटा। इसके बाद एमसीक्यू क्वेश्चन है, वो भी हैं। सांस्कृतिक विकास, ये संस्कृति का एक सिद्धांत है जो तर्क देता है कि प्राकृतिक प्रजातियों की तरह सांस्कृतिक विविधता प्राकृतिक चयन के माध्यम से। तो सांस्कृतिक विकासवाद का मतलब है कि जैसे प्राकृतिक प्रजातियों में जो अलगपन होता है, उसी प्रकार सांस्कृतिक विविधता प्राकृतिक चयन के माध्यम से। आप ठंडे प्रदेश में रहोगे तो आपके रहन सहन खान पान बिल्कुल अलग होगा। आप गर्म प्रदेश में रहोगे, आपका रहन सहन खान पान अलग होगा। आप समतल देश एरिया में रहोगे तो आपका रहन सहन खान पान अलग होगा। तो सांस्कृतिक विकासवाद एक ऐसा है जो प्राकृतिक प्रजातियों की तरह सांस्कृतिक विविधता भी प्राकृतिक चयन के माध्यम से विकसित होती है, यानी प्रकृति का बहुत अहम रोल होता है। सामंती व्यवस्था क्या है? जहाँ पे जमीन के मालिक कुछ लोग होते हैं। ठीक है, ये सामंती यूरोप का एक प्रणाली है। कहाँ पे सामंती व्यवस्था कहाँ से फैली? यूरोप से। ये व्यवसायों के अनुसार एक पदक्रम है। सामंती व्यवस्था जमीन के मालिक से, जो कि आपका 11 में चैप्टर है हिस्ट्री में, सामंतवाद। 3 कुलीन वर्ग थे, पादरी, अभिजात और तीसरा वर्ग, याद होगा आपको, फ्रांसीसी क्रांति में आपने पढ़े थे। अंतिम रूप से पेशेवर और मध्यम श्रेणी के लोग होते हैं इसमें। प्रत्येक वर्ग ने अपने प्रतिनिधियों को चुना। किसानों मजदूरों का वोट डालने का अधिकार नहीं था। तो ये यूरोप में थी। फ्रांस की क्रांति वाले पूरे टॉपिक आ गए इसमें कि ये अमीरों को मिलती थी, ये इनको
किसानों को वोट डालने का अधिकार नहीं था, सबसे ऊंचा वर्ग था, दौलत थी इनके पास, ये सब। परंपरा क्या होती है? इसमें सांस्कृतिक लक्षण परंपराएं शामिल है जो लिखी गई है, यानी कि जो हम बहुत समय से मानते आ रहे हैं उसे हम बोलते हैं परंपरा। ये शिक्षित समाज के अभिजात वर्ग द्वारा स्वीकार किया जाता है। लघु परंपरा, ये हिस्ट्री में आपके, ये सांस्कृतिक लक्षण परंपराएं जो मौखिक या गांव के स्तर पर, जो गांव के स्तर पर होते हैं यानी छोटे लेवल पर, उसे लघु परंपरा कहते हैं। सेल्फ छवि, स्वयं छवि, यानी कि दूसरों की आंखों में प्रतिबिंबित व्यक्ति की छवि, यानी कहते हैं नहीं उसकी छवि आपके मन में कैसी है, तो सब छवि होता है कि आपकी छवि दूसरों के सामने कैसी है, अच्छे हो बुरे हो। सामाजिक भूमिका, एक व्यक्ति बहुत सारी भूमिकाएं निभाता है, कभी वो बाप होता है, कभी बेटा होता है, कभी पुत्र होता है, कभी पति होता है, ये सब। सामाजिकरण वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हम समाज का मेंबर बनते हैं। उप संस्कृति क्या होती है? एक संस्कृति के टुकड़े, यानी एक बड़ी संस्कृति का कुछ पार्ट। एक बड़ी संस्कृति के भीतर लोगों का एक समूह होता है, वे खुद को अलग करने के लिए बड़ी संस्कृति के प्रतीक और मूल्यों से उधार लेते हैं और अक्सर विकृत और उल्टा कर देते हैं। यानी कि जैसे हिंदू में भी मॉडर्न हिंदू, मुस्लिम में भी मॉडर्न मुसलमान, ये सब। अब कुछ प्रश्न है, ये आपको उत्तर देने हैं। संस्कृति का वह आयाम जो हमें सूचनाओं को संसाधित करने की अनुमति देता है, जिन्हें हम देखते हैं सुनते हैं, क्या होता है वो? देखते हैं और सुनते हैं, क्या है वो? संज्ञानात्मक। ग इज द राइट आंसर। कौन सा नियम राज्य से अपने अधिकार प्राप्त करता है? आचार, मानदंड, कानून, लोक रीतियां। कानून, कानून को अधिकार है। एक के अपने सांस्कृतिक मूल्यों के अनुसार अन्य सांस्कृतिक का मूल्यांकन करने की प्रवृत्ति क्या होती है? क्या होती है? सांस्कृतिक संक्रमण। ये घ इज द राइट आंसर। सामाजिक अन्न की प्रथम संस्था क्या है? परिवार है, बिल्कुल सही। सामंती व्यवस्था कहाँ है? यूरोप में है। तो ये आपके एमसीक्यू भी हो गए, साथ में आपके चैप्टर भी हो गया। ठीक है, ये आपको खुद करने हैं, ये सारे आपको स्वयं करने हैं। वीडियो को देखो अंत तक, वीडियो को देखने के बाद ये सारे आपको भरने हैं। ठीक है, और वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। एनबी लर्निंग के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।